दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपके घर पे सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और तो गाइस, हमने कल जावा की सीरीज़ जो शुरू कर दी थी, मैंने अपनी पहली वीडियो भी डाल दी थी और आई होप आप सबने वो वीडियो भी देख ली थी। तो आज हम अपनी जावा की जो सीरीज़ है, जो हमारी, उसको शुरू करेंगे। जावा के बारे में देखेंगे कि जावा होता क्या है, जावा को कैसे पढ़ेंगे, जावा टफ लैंग्वेज है, जावा में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। आज हम थोड़ी सी चीज़ें और कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने जावा ही क्यों चुनी, हमने कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं चुनी। भैया हमने सी क्यों नहीं चुनी, हमने सी प्लस प्लस क्यों नहीं चुनी, हमने कोई और पाइथन लैंग्वेज क्यों नहीं चुनी। तो देखो गाइस, जावा जो है वो बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज होती है। इसका इसमें परफॉर्मेंस इश्यूज बिल्कुल नहीं आते और ये हमारे क्लाउड के साथ भी बहुत अच्छे से काम करती है। और जावा जितनी आने वाले समय के 20 सालों तक, पिछले 20 सालों में आप उठा के देख लो, तो जावा ही ऐसी लैंग्वेज है जो एंटरप्राइज लेवल लैंग्वेज होती है, जो कि मोस्टली बैंकिंग में, फिनटेक में, ऐसे सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, क्योंकि ये हाईली सिक्योरेबल लैंग्वेज होती है। अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग एडवांटेजेस होते हैं, पर जावा के कुछ और एडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हमारे को इसको एक ही राइट वंस रन एनीवेयर, जो कि हम आगे आगे जाके देखेंगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा हम एक बार लिखते हैं और हर जगह कैसे चला पाते हैं जावा को। तो वो सारी चीज़ें भी हम आगे जाके देखेंगे। तो पहले कुछ थोड़े से ऐसे सवाल देख लेते हैं, जैसे इस जावा रियली अ टफ लैंग्वेज। तो कई सारे कॉलेज में जब हम लोग थे तो हमें भी लगता था कि यार जावा ना, यार जावा बड़ी टफ है यार, जावा नहीं यार, जावा नहीं, सी या सी प्लस प्लस ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, कोई भी लैंग्वेज टफ नहीं होती। बस जो लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ आ जाए, जिस पे आप काम करते हो आप, तो वो आपको बहुत ही ईजी लगने लगती है। अब वो पाइथन हो, वो जावा हो, वो कोई भी लैंग्वेज हो, जिस पे भी आप अपना टाइम स्पेंड करते हो, वो लैंग्वेज ईजी हो जाती है। इट्स नॉट अबाउट कि जावा इज टफ और सी प्लस प्लस इज ईजी। सी प्लस प्लस इज नॉट ईजी, जावा इज नॉट ईजी, पाइथन इज ऑल्सो नॉट ईजी। दिस इज द सिनारियो। ओके, अब बात कर लेते हैं, बट वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट प्रोग्रामिंग। हाँ जी, तो हमारे को कुछ पता ही नहीं है भैया प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो कोई बात नहीं यार, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे को कुछ पता नहीं होता ना, बट धीरे धीरे हम क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। तो ऐसे ही हम इस इधर भी, जो भी मैं यहाँ पे वीडियोस बनाऊंगा, मैं बिल्कुल बेसिक से बनाऊंगा। मैं एज्यूम करके चलूँगा कि हम लोगों को भाई कुछ नहीं आता, हम लोग बिल्कुल ज़ीरो हैं, हम अभी कॉलेज में घुसे हैं, हमारे को कुछ नहीं आता। तो उन्हीं के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। जब गगन है साथ तो डरने की नहीं कोई बात। ठीक है, अच्छा मेरी बात कर लेते हैं, मैं कौन हूँ। तो यार मैं अभी रिसेंटली 2025 का ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ और मैंने द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। बाकी मैं अभी मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ था, बट मैं कंपनी का नाम वगैरह नहीं बता सकता, ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, बाकी अब धीरे धीरे जब हम जुड़ेंगे साथ में, तो आप सब जान जाएंगे मेरे बारे में और चीज़ें, है ना। ठीक है गाइस, तो अब हम बात कर लेते हैं कि जावा क्या होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम भैया इसको पढ़ने जाएंगे अब, है ना, इसमें हम अपना डीएसए वगैरह सब करेंगे, तो ये होता क्या है हमें पता भी तो हो कि ये क्या है ये जावा भला, है ना। तो देखो जावा क्या है यार, एक जावा हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिससे हम एप्लीकेशंस को बिल्ड करते हैं, जिससे हम अपने सिस्टम्स को बिल्ड करते हैं, है ना। तो ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जावा में जो भी हम कोड लिखते हैं वो ऑब्जेक्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही लिखा जाता है। और इससे हम बड़े बड़े एप्लीकेशंस जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ठीक है, और ऊबर, ये जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं ये इन्हीं लैंग्वेजेस से ही बनते हैं। ठीक है, और जावा एक प्रिंसिपल रूल फॉलो करती है, राइट वंस रन एनीवेयर। अगर जावा को आप अपने अपने विंडोज़ में लिख रहे हो, तो आप उसी जावा के कोड को आप लिनक्स में भी चला सकते हो, आप मैक ओएस में भी चला सकते हो। तो आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अपने कोड को चला सकते हो। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है जावा का। ठीक है, इसीलिए जावा सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है एंटरप्राइज लेवल पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जावा इतनी पावरफुल क्यों है। तो देखो, हमने सबसे पहले ये चीज़ देखी थी कि जावा क्या है। तो जावा क्या थी, एक जावा एक लैंग्वेज थी जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जिसके थ्रू हम अलग अलग ऐप्स को बनाते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स को बनाते हैं, अलग अलग एंटरप्राइज लेवल के सिस्टम्स को बनाया जाता है। अब जावा इतनी पावरफुल क्यों है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ हमने वहाँ पे भी पढ़ी थी, राइट वंस रन एनीवेयर, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है। मोस्टली बैंकिंग सेक्टर्स जितने भी हैं उनका जो कोड बेस होता है वो मोस्टली जावा में ही लिखा जाता है, क्योंकि जावा इज़ सिक्योर लैंग्वेज।
ठीक है, वो भी हम देखेंगे कि ऐसा सिक्योर क्यों है। वो जब हम उसका आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि हमने जावा ही क्यों चुनी थी। उसके बाद जावा में अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज हमारे को मिल जाती हैं, स्केलेबल है, रोबस्ट है, ठीक है। और हर जगह जावा आप देखो, इसका कम्युनिटी सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। कम्युनिटी सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कोई भी, अगर आपको जावा से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कहीं पे भी जाके जावा से रिलेटेड डाउट डालोगे तो आपको इजीली इंटरनेट पे मिल जाएगा, है ना। और जावा क्या है कि हर जगह यूज़ भी की जाती है। तो आगे देखते हैं। अब जावा काम कैसे करती है भैया, है ना। अब जावा काम कैसे करती है, ठीक है भैया, हमें समझ आ गया सब कुछ कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस बनाएंगे, सिक्योर एप्लीकेशंस बनाएंगे। ये बहुत अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है। अब पर हम जावा का इस्तेमाल कैसे करेंगे, है ना। तो देखो, सबसे पहले तो आपको जावा का कोई भी कोड रन करने के लिए कोई एडिटर चाहिए होगा, जैसे VS कोड। मैं मोस्टली VS कोड यूज़ करता हूँ, ठीक है। इंटेलिजे आइडिया भी एक होता है जो मोस्टली जावा के लिए यूज़ किया जाता है, बट मैं VS कोड ही प्रेफर करता हूँ। तो आप लोग यूट्यूब पे डालोगे आपको इजीली मिल जाएगा, नहीं तो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा जैसे आपको VS कोड को इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब जैसे ही हम अपना VS कोड इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारे को जावा डेवलपमेंट किट भी अपने सिस्टम में डालनी पड़ेगी। अब JDK क्या होता है, जब भी हमारे को कोई जावा का कोड रन कराना होता है तो उसके लिए हमारे को JDK चाहिए होता है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी, ठीक है। इसके बारे में आप इंटरनेट पे और पढ़ सकते हो, ठीक है। अब हमने भैया JDK भी इंस्टॉल कर लिया, हमने VS कोड भी इंस्टॉल कर लिया। अब हम अपना कोड कैसे लिखें, हमें तो कुछ आता ही नहीं अभी, है ना। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जावा का कोड कैसा दिखता है। तो देखो, जैसे हमारे स्क्रीन पर यहाँ पर हमारे को एक कोड दिख रहा है, ये हमारा ऐसा कुछ जावा का कोड दिखता है। अब इसमें सबसे पहले मैंने क्या बना रखी है, एक क्लास फाइल बना रखी है, ठीक है। अब क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझ लेते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में अच्छे से आगे जाके कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं, जिस भी नाम की हमारी जावा फाइल होती है उसी नाम की हमारी क्लास फाइल भी होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जावा में जो हमारी फाइल का नाम होता है वही हमारा क्लास का नाम होता है। जैसे हमारे यहाँ पे फाइल का नाम था फर्स्ट कोड डॉट जावा, ऐसे ही हमने अपनी क्लास का नाम भी क्या लिखा था, फर्स्ट कोड, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे पब्लिक, देखो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं जावा में, ये सब चीज़ें हम बिल्कुल बेसिक ये समझ रहे हैं कि सिंटैक्स क्या होगा। कोई भी जावा हमारे को कोड लिखना हो, है ना, तो जैसे आप लोगों ने पाइथन देखा होगा, पाइथन में क्या लिखते थे, प्रिंट लिख के, है ना, ब्रैकेट लगा के कुछ भी लिख देते थे। तो ऐसे ही ये हमारा जावा का एक बेसिक सा सिंटैक्स होता है, जिसमें हम पहले एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम जो भी हमारी फाइल का नाम होता है उससे मैच करता है। उसके बाद हम अपना मेन फंक्शन लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब ये हमारा मेन फंक्शन क्या होता है, जब भी जावा का कोई भी कोड रन होता है वो हमेशा मेन फंक्शन के थ्रू ही रन होता है। सबसे पहले हमारा जावा का जो कंपाइलर है वो सबसे पहले मेन फंक्शन के थ्रू ही रन करवाता है चीज़ें, ठीक है। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये हमारे प्रिंट स्टेटमेंट के लिए होते हैं। प्रिंट एलन का मतलब क्या है, नेक्स्ट लाइन, ठीक है। ये नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं तो उसी लाइन में प्रिंट हो जाता। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर हम जो भी इन ब्रेसेस के अंदर हम जो भी लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, वो हमारा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, हे कंफ्यूज कोडर्स, दिस इज योर फर्स्ट जावा कोड। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक सा, और इसमें हर एक लाइन जो है उसके लास्ट में सेमी कॉलन लगता ही लगता है। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी जब भी हम जावा का कोड लिखेंगे। तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी और आपकी एक आदत खुद ही बन जाएगी सेमी कॉलन लगाने की, ठीक है ना। अच्छा, अभी हमने ये तो देख लिया, ठीक है भैया, हमने ये भी देख लिया कि हमें जावा की प्रोग्राम कैसे लिखना है। हमने पहला प्रोग्राम भी अपने VS कोड में लिख लिया, पर भैया इसका पीछे क्या हुआ होगा, मतलब हमें ये हमारी मशीन कैसे, हम इस मशीन से कैसे बात कर पा रहे हैं। तो देखो यार, मशीन से हम लोग डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, जैसे आप और मैं हैं। अब हम लोग हिंदी में बात कर पा रहे हैं ना, ऐसे हम लोग इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। बट हम मशीन से हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते। मशीन को सिर्फ मशीन कोड ही समझ आता है, ठीक है, जो कि बाइनरी होता है ना, 0 1 की फॉर्म में होता है। अब हम लोग इतना नहीं कर सकते ना कि 0 0 1 ऐसे करके हम कंप्यूटर से बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए हमारे पास क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ताकि हम अपने सिस्टम से बात कर सके, उसको अपनी चीज़ को समझा सके, उससे अपना कार्य करा सके, ठीक है। अब हमने भैया ये फाइल तो लिख दी, हमने ये अपना कुछ चीज़ उसको समझाई, हमने ये उसको समझाया अपने सिस्टम को कि तुम्हारे को ये चीज़ को प्रिंट करना है, ठीक है। अब पर सिस्टम कैसे समझ रहा है ये सब चीज़ें, हमने तो सिर्फ इंग्लिश में ये 4 लाइनें लिखी हैं, हमारे को क्या, हमारा सिस्टम कैसे ये सब चीज़ें समझ रहा है। तो यहाँ आता है जावा का आर्किटेक्चर।
जो कि समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉलेज के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी, और जावा को अच्छे से समझने के लिए इसका आर्किटेक्चर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार आपको आर्किटेक्चर समझ आ गया तो आपको जावा समझ आनी शुरू हो जाएगी कि पीछे जावा के पीछे क्या काम हो रहा होगा। मैंने तो फाइल लिख दी, पर इसके पीछे क्या काम हो रहा है मुझे नहीं पता ना, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि जावा क्या होती है, ठीक है, जावा क्यों इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद जावा में हम कोड कैसे लिखते हैं, ठीक है। हमने अपना एक छोटा सा कोड भी लिखा था, मैं कोड को भी आगे चल के आपको अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगा, बट मैं पहले ये चाहता हूँ कि जब भी आप कोड को लिखो तो आपको इंटरनली चीज़ें पता रहें कि पीछे बैकएंड में क्या हुआ होगा, कैसे इस आपकी मशीन ने ये आउटपुट को प्रिंट कराया होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कोड लिखा था, है ना, राइट कोड डॉट जावा फाइल में हमने डॉट जावा की एक फाइल बनाई थी, फर्स्ट कोड डॉट जावा, और उसमें हमने अपना सारा कोड वो उधर लिख दिया था, है ना, ये वाला कोड सारा हमने, देखो, फर्स्ट कोड डॉट जावा के नाम से हमने फाइल बनाई थी। भैया ठीक है, ये इतना तो समझ आ गया कि हमने डॉट जावा फाइल में सब कुछ लिख दिया। अब इसके बाद जो हमने JDK डाउनलोड करा था अपने सिस्टम में, उसका काम क्या होगा, वो सबसे पहले क्या करेगा, डॉट जावा फाइल को कंपाइल करेगा और इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और ये किसके थ्रू करेगा, देखो, जो भी हम कोड डॉट जावा फाइल में लिखते हैं उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको सोर्स कोड बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद अब इस सोर्स कोड से क्या होगा, ये जावा JDK क्या करेगा, इस सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, किसके थ्रू, जावा सी के थ्रू। जावा सी क्या है, जावा सी एक जावा का कंपाइलर है जिसके थ्रू वो इस सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है भैया। अब देखो, जब भी हम लोग VS कोड में हम डॉट जावा फाइल बनाएंगे ना, तो उसके साथ में एक डॉट क्लास फाइल भी बन जाती है साथ के साथ। देखो, मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ अपना VS कोड खोल के, ताकि आपको चीज़ें साथ के साथ समझ भी आती है ना। तो हमने यहाँ पर देखो ये तो बना ही रखा था, अभी एक बार हम इसको रन करा देते हैं। जब हम इसको रन कराएंगे तो ही हमको अपनी फाइल नजर आएगी। देखो, अब जैसे ही मैंने इसको रन कराया फर्स्ट कोड डॉट जावा को, तो इसके साथ ही हमारी क्या बन गई, फर्स्ट कोड डॉट क्लास फाइल बन गई। यही है हमारा बाइट कोड। ये जो हम बाइट कोड कह रहे थे ना, ये हमारा, हमने यहाँ पर क्या लिखा था, ये सारा क्या था, ये सारा मेरा क्या था, जल्दी बताओ, सोर्स कोड था, ठीक है। ये सारा हमारा क्या था, ये सारा हमारा सोर्स कोड था। सोर्स कोड इज कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड which is done by Java C compiler in JDK। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी, और ये हमारा सोर्स कोड था। ये अभी थोड़ा सा लोड हो रहा है, जैसे ही लोड हो रहा है तो मैं आपको सोर्स कोड भी दिखाऊंगा, और इसी की मदद से ही हमारी जो जावा होती है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनती है, राइट, वंस रन्स एनीवेयर, ओके। तो इतना तो समझ लिया भैया हमने, ठीक है। हमने यहाँ पे ये लिखा होगा तो जावा सी कंपाइलर होगा कुछ JDK में, और उसने क्या करा होगा, इस डॉट जावा फाइल को डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर दिया होगा, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है भैया, इतना समझ आया अपने को, है ना। अच्छा, अब डॉट क्लास फाइल हमारे पास आ चुकी है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का क्या प्रोसेस होगा। अब देखो, ये जो डॉट क्लास फाइल है ये किस में कन्वर्ट होगी, अब ये जो डॉट क्लास फाइल है इसमें बाइट कोड लिखा हुआ है जो कि मशीन कोड में कन्वर्ट होगा, और उसको कन्वर्ट कौन करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा हमारा JVM। कौन कन्वर्ट करेगा, देखो, बाइट कोड रन्स ऑन JVM, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है, जो कि JDK का ही एक पार्ट है, ठीक है। और ये जो JVM है ये इस बाइट कोड को हमारे मशीन कोड में, यानी कि मशीन को हमारे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, फिर मशीन उस कोड को समझ जाएगी और मशीन अपने कोड उस कोड को रन करा देगी, ठीक है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा हम दूसरा वाला आर्किटेक्चर देख लेते हैं, ताकि उससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ आएगा। एक तो ये हमारा जावा का आर्किटेक्चर था। तो अब यहाँ पे देखो, हमारी डॉट क्लास फाइल तक तो हमारे को सबको समझ आ गया कि बाइट जो हमारा सोर्स कोड था उससे हमने बाइट कोड में कन्वर्ट करा था। बाइट कोड कहाँ पे लिखा हुआ है, डॉट क्लास फाइल में लिखा हुआ है, जो कि किसने करा था, जावा सी ने करा था, ठीक है। जावा सी कंपाइलर ने हमारे सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करा था। अब उसके बाद डॉट क्लास फाइल क्या करेगी, अब देखो, डॉट क्लास फाइल से क्या होगा, क्लास लोडर सब सिस्टम, ठीक है। जैसे अब ये सब किसका पार्ट है, ये JVM का आर्किटेक्चर है, ये सब किसका पार्ट है, ये JVM का पार्ट है, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। अब जावा वर्चुअल मशीन क्या करेगी, हमारे डॉट क्लास फाइल को सबसे पहले लोड करेगी, ठीक है।
सबसे पहले क्या करेगी, इसको लोड करेगी, ठीक है। द JVM फर्स्ट लोड द डॉट क्लास फाइल यूजिंग द क्लास लोडर, किसके थ्रू करेगी, क्लास लोडर के थ्रू करेगी। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, इसका लिंक करेगी। इसके बाद क्या करेगी, इसको लिंक करेगी। अब लिंक में भी ना JVM के 3 प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि वो हमारे बाइट कोड को वेरीफाई करेगी। सबसे पहला प्रोसेस होता है वेरिफिकेशन, किसमें, लिंकिंग में। लिंकिंग में 3 प्रोसेसेस है। सबसे पहला है वेरिफिकेशन, वो क्या करेगी, हमारे बाइट कोड को वेरीफाई करेगी। उसके बाद सेकंड क्या होगा, प्रिपरेशन, वो क्या करेगी, वो मेमोरी को एलोकेट करेगी, ठीक है। पर हमारा जो बाइट कोड लिखा हुआ है उसकी मेमोरी को एलोकेट किया जाएगा प्रिपरेशन वाले मेथड में, ठीक है। जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स हैं और डिफॉल्ट वैल्यूज हैं उनको असाइन किया जाए, एलोकेट की जाएगी, कोई उनके लिए मेमोरी एलोकेट की जाएगी। उसके बाद आता है हमारा रिजोल्यूशन, ठीक है, जिसमें हमारा कन्वर्ट होगा सिंबॉलिक रेफरेंसेस, ठीक है। और जहाँ जो ये इनिशियलाइजेशन लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे लिंकिंग में ये वाले 3 स्टेप थे, कौन कौन से थे, वेरिफिकेशन, प्रिपरेशन और रिजोल्यूशन, ठीक है। वेरिफिकेशन में हमारे बाइट कोड को वेरीफाई किया जाता है, प्रिपरेशन में हमारे मेमोरी को एलोकेट किया जाता है, ठीक है। और थर्ड स्टेप क्या था हमारा, रिजोल्यूशन, जिसमें हमारे सिंबॉलिक रेफरेंसेस को कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें अब क्लास लोडर ने सबसे पहले लोड करा, लिंक में तीनों प्रोसेसेस करे। उसके बाद होगा इनिशियलाइजेशन। अब जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स जो हमने बनाए हैं, जो अपने कोड में जो भी हमने वेरिएबल्स लिखे हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं भैया, वो भी हम आगे जाके धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। उनको क्या होगा, रियल वैल्यूज एलोकेट की जाएंगी कि ये इनकी असली वैल्यूज हैं। जैसे हमने इंट ए इक्वल्स टू में 5 लिखा, तो उसकी असली वैल्यू क्या है, 5। तो ये वाला काम कहाँ पर होगा, हमारे इनिशियलाइजेशन में होगा। अब हमने हमारे क्लास लोडर ने अब ये तीनों काम कर दिए। देखो ये सारी चीज़ें आई नो थोड़ा सा आपके ऊपर से जा रही होंगी, अभी इनिशियल फेजेस में थोड़ी सी दिक्कत होती है यार जावा को पढ़ने में, बट धीरे धीरे एक बार जब हम लोग कोड अच्छे से करने लग जाएंगे, जब आपका इंटरेस्ट बन जाएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी इस आर्किटेक्चर को अच्छे से समझना है, बस हमारे को चीज़ें अभी प्रोसेसेस को याद करना है। ये आपके कॉलेज के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कॉलेज के एग्जाम्स में मोस्टली ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक्सप्लेन जावा आर्किटेक्चर, यू हैव टू लर्न दिस, ठीक है। मैं आपको इसीलिए बस समझा रहा हूँ ताकि आपको बैकएंड से भी समझ आए कि चीज़ें क्या होती हैं पीछे इंटरनली, है ना। और आपके कॉलेज में भी आपको एडवांटेज मिल जाए कि आपको चीज़ें पता हो, ताकि आप बना के भी लिख लो कॉलेज एग्जाम्स में, है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद अब हमने क्लास लोडर का हमारा काम खत्म हो गया, उसने अपने तीनों चीज़ें कर दी, लोडिंग कर दी, लिंकिंग कर दी और इनिशियलाइजेशन कर दिया। अब आती है मेमोरी की बारी। अब हमारे वेरियस मेमोरी एरिया होते हैं हमारे JVM में, जहाँ पे अलग अलग चीज़ें स्टोर होती है। अब जैसे हमने अपने कोड में क्या क्या लिखा था, देखो हमने अपने कोड में अभी तो ज़्यादा कुछ लिखा ही नहीं था। जैसे हम यहाँ पर ना इंट a इज इक्वल्स टू में 5 कर देते हैं, तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है इंट, ठीक है। कौन सा है डेटा टाइप उसका, इंट, इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है। a हमने उसको असाइन कर दिया नाम, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, देखो सबसे पहले ना अब ये देखेगा कि हमारे कोड में किसको कहाँ जगह देनी है, ठीक है। जैसे कि हमने अपने कोड में अभी इंट लिखा है ना, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक लोकल वेरिएबल था, तो ये हमारा किस में जाएगा, स्टैक में जाएगा। ये हमारा किस में स्टोर होगा, जाके स्टैक में स्टोर होगा जाके, ठीक है। उसके बाद हमारे हीप में क्या स्टोर होंगे, हमारे ऑब्जेक्ट और एरे स्टोर होंगे। और मेथड एरिया में हमारा क्या स्टोर होगा, जो भी हमारी क्लास का स्ट्रक्चर है, जो भी हमारी क्लास मेथड का हमारे कोड है, वो सारा हमारा किस में होगा, मेथड एरिया में स्टोर होगा। पीसी रजिस्टर्स क्या होते हैं हमारे, आपने ये अपने काओ वगैरह में पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारा एड्रेसेस जो होते हैं, जो करंट एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन, जो करंट एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, उनका एड्रेस हमारे पीसी रजिस्टर्स में स्टोर होता है। और ये नेटिव मेथड स्टैक क्या है भैया, देखो जब भी जावा को C या C++ से बात करनी होती है तो हमारे JNI का काम आता है, ठीक है। और ये जो JNI की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी नेटिव मेथड स्टैक में स्टोर की जाती हैं, ठीक है। इतना डीपली आपको कोई नहीं समझाएगा, बट मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप अपने कॉलेजेस में अच्छे से अपने एग्जाम्स में एक्सप्लेन कर सको सारी चीज़ें। एक बार आपको JVM का आर्किटेक्चर समझ आ गया, आप कभी नहीं भूलोगे, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे मेमोरीज में सारी चीज़ें एलोकेट हो गई, है ना। हमारे मेथड एरिया में क्या क्या चला गया, हमारे जितने भी मेथड का कोड था वो चला गया, स्टैटिक वेरिएबल जितने भी थे वो चले गए, लोकल वेरिएबल हमारे स्टैक एरिया में चले गए, हीप में हमारे ऑब्जेक्ट्स और एरेज चले गए, है ना। ऑब्जेक्ट एरेज वगैरह चले गए। पीसी रजिस्टर्स में हमारे क्या चले गए, जो भी हमारा एड्रेसेस थे वो चले गए, है ना। नेटिव मेथड स्टैक में अगर कोई हम किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बात कर रहे हैं तो वो स्टोर होगा, वरना ये खाली रहेगा, ठीक है। अब इतना सब तो हो गया भैया, क्लास लोडर हो गया, ठीक है, मेमोरी में सब चला गया। अब इसके बाद क्या सीन, इसके बाद हमारा मेन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जीक्यूशन इंजन। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जीक्यूशन इंजन, क्यों, क्योंकि यही हमारे
JDK का दिमाग है, JVM का दिमाग है ये, इट इज़ द ब्रेन ऑफ द JVM। क्यों ऐसा क्यों? देखो इसमें क्या होता है, इसमें ना इसी में ही हमारा सारा बाइट कोड से मशीन कोड कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब ये जो इंटरप्रेटर है ना, ये क्या करता है, ये हमारे बाइट कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट कराता है, लाइन बाय लाइन रीड करता है और उसको एग्जीक्यूट कराता है कौन? इंटरप्रेटर, ठीक है। ये काम कौन करता है? इंटरप्रेटर, ठीक है। अच्छा, अब इसके पैरेलल में ही हमारा JIT कंपाइलर काम कर रहा होता है। JIT कंपाइलर क्या करता है? अब देखो JVM क्या करता है, JVM ना थोड़ा चालाक बनता है यहाँ पर। JVM क्या करता है, हमारे कोड को ना पूरा देखता रहता है। जैसे ही उसको कोई भी ऐसा कोड दिखता है जो अभी हमने फ्रीक्वेंटली, है ना, जो हमारा हॉट कोड होता है, हॉट स्पॉट्स होता है जिनको हम बोलते हैं, जो हमने अभी फ्रीक्वेंटली कोई भी चीज़ यूज़ करी है, तो ये उसको क्या करता है, ये उसका मशीन कोड पहले ही हमारे को दे देता है, ठीक है, ठीक है। ये उसको पहले ही कंपाइल करके मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ताकि इसका एग्जीक्यूशन जो है वो सुपर फास्ट हो जाए। और यहाँ पर गार्बेज कलेक्टर का क्या काम होता है, जो भी हमारा अनयूज ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारे हीप में से उठा के उनको रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर हमारा एग्जीक्यूशन इंजन का काम होता है। एग्जीक्यूशन इंजन हमारे बाइट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, ठीक है। कैसे? किसके थ्रू? इंटरप्रेटर और JIT कंपाइलर के थ्रू। इंटरप्रेटर और JIT कंपाइलर पैरेलली वर्क करते हैं। इंटरप्रेटर हमारे बाइट कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, रीड करता है, एग्जीक्यूट करता है। और JIT कंपाइलर फिर क्या करता है? JIT कंपाइलर का काम तब आता है जब JVM ये देखता है कि कोई भी कोड रिपीट हो रहा है, ये तो अभी हॉट स्पॉट है ना। तो जैसे मान लो कोई भी कोड अभी फ्रीक्वेंटली यूज होके हमारा मशीन कोड बना है, तो ये क्या करता है, उसी जगह उस कोड की जगह सीधा मशीन कोड प्रिंट कर देता है, ताकि हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाए, ठीक है। और गार्बेज कलेक्टर का तो काम आपको समझ आ ही गया। अच्छा भैया, अब ये NMI क्या होता है, ये JNI क्या होता है, ठीक है। देखो, नेटिव मेथड इंटरफेसेस तब काम आते हैं जब हमारे को जब जैसे हमने यहाँ पे जावा का कोड लिखा है, अब मान लो कि हमारे को C के कोड के साथ या C++ के कोड के साथ कोई भी चीज़ करनी है, तो तब हमारे नेटिव मेथड इंटरफेसेस काम आते हैं, ठीक है। तब हमारा JNI काम आता है, ठीक है। उसके बाद नेटिव मेथड लाइब्रेरी। तो नेटिव मेथड लाइब्रेरी में क्या होता है, जितने भी हमारे कोड के चीज़ें होती हैं, जो भी हमारे कोड के फंक्शंस होते हैं, वो सब इसमें नेटिव मेथड लाइब्रेरी में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। जो भी हमारे को इंटरेक्ट करने के लिए दूसरी लैंग्वेजेस से जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है, वो हमारे नेटिव मेथड लाइब्रेरी में ही सारी चीज़ें लिखी होती है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको कोशिश करी है जावा का बैकएंड कैसे चलते हैं जावा, ठीक है, पीछे से कैसे चलती है, जब भी हम अपना सोर्स कोड लिखते हैं तो वो कैसे एक मशीन कोड में पूरा कन्वर्ट होता है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो करना।